हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी घटना चक्र की बुक से पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। तो इससे पहले हमने 4 पार्ट देख लिए थे, ठीक फ्रेंड्स। तो आज हमारा पार्ट नंबर 5वां होगा। और एक बात और बता दूँ, अगर इससे पहले किसी ने वो 4 पार्ट ना देखे हो तो जाके देख ले। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसमें आपको वो चारों पार्ट मिल जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। और एक बात बता दूँ, अगर किसी को भारतीय इतिहास, फ्रेंड, भारतीय इतिहास एकदम डिटेल में पढ़ना है तो 3800 क्वेश्चन कराए मैंने, बेसिक लेवल से अपर लेवल तक, ठीक फ्रेंड। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको विभिन्न प्रकार का डाटा हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल जाएगा, तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5वां पार्ट होगा और इसमें हम देखेंगे 90+ क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद से। तो पहला देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री, ठीक फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सी, ठीक फ्रेंड्स, 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। पर यहाँ पर पूछिए प्रधानमंत्री के लिए, तो यहाँ होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब दिखाई दे रहा होगा सही से, ठीक फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स, 25 वर्ष है, ये देख लिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका सदन, ठीक फ्रेंड्स, उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक फ्रेंड्स। ना होने की स्थिति में वह 6 महीने के भीतर, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक फ्रेंड्स। और न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, फ्रेंड्स। न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है, ठीक फ्रेंड्स। अगर वो राज्यपाल, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, अगर वो लोकसभा का सदस्य बनेगा तो उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा का बनेगा तो 30 वर्ष, ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है, ठीक फ्रेंड्स। देखिए, राज्यसभा के लिए उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, और क्या कहते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, फ्रेंड्स, ये देखिए, लोकसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पर तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक फ्रेंड्स। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, बट अब 1 जनवरी 2015 से, ठीक फ्रेंड्स, 2015 से इस योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड, ये देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों का वर्णन किया गया है? तो 74 और 75 में ये कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक फ्रेंड। ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व संबंध है, ठीक फ्रेंड्स। मतलब 74 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और फिर अनुच्छेद 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध है, ठीक फ्रेंड्स। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के उपबंध, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, राज्य में, ठीक फ्रेंड्स, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अभी बताया ना, राज्य की बात हो रही, तो राज्य के विधानसभा, अगर सेंट्रल लेवल की बात हो तो सेंटर में होगी, क्या कहते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अनुच्छेद 64(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। छठा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकाधिकार है? तो बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय, ठीक फ्रेंड्स। जो संघीय सरकार, संघीय सूची है, इसमें संसद को अधिकार है, ठीक फ्रेंड्स, क्या करने का, मतलब अधिकार वह है कानून बनाने का, ठीक फ्रेंड्स। जो संघीय सूची है, इसमें संसद कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक फ्रेंड्स। अब थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, समझ गए होंगे। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिक्रम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो अभी बताया ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस वगैरह हो सकती है, बट जो मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ उस पर फोकस करना। 8वां देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत नियोक्ता
में से कौन सा विषय शामिल नहीं है, ठीक है। तो बताइए, ये हो जाएगा श्रमिक संघ, ठीक है। श्रमिक संघ नहीं है, तो देखते हैं क्यों नहीं है। देखिए, दिए गए विषयों में श्रमिक संघ परिशिष्ट ऋण प्रविष्ट 22 के तहत समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। जो ये संघीय संघ है, ठीक है, श्रमिक संघ, तो ये समवर्ती सूची में लाई नहीं करता। आगे चलते हैं, ठीक है। नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो बताइए संघीय सूची क्या आती है, जनगणना, ठीक है। जनगणना वर्ड है, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, जो जनगणना है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जो हर 10 साल में होती है ना, तो जनगणना करवाती है केंद्र सरकार, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, जो पुलिस है, भू आगम, लोक स्वास्थ्य, सफाई, ठीक है, जो ये सारे दिए हैं, पुलिस, भू आगम, लोक स्वास्थ्य, सफाई वगैरह, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। पुलिस वगैरह हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है ना, तो ऐसे समझ लीजिए आप। आगे चलते, केंद्र और राज्यों के बीच कुछ संसाधनों पर वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आयोग, ठीक है। वित्त आयोग क्या करता है, पहले तो समझ लीजिए। वित्त आयोग का गठन है 280 में बताया गया है, ठीक है। तो वित्त आयोग का काम वगैरह होता है जो केंद्र का, ठीक है, जो केंद्र की योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार का आधा पैसा लगेगा, आधा राज्य सरकार का लगेगा, और वो पैसा कितना कितना लगेगा, तो ये वित्त आयोग बंटवारा करता है, ठीक है। समझ लेना, सिंपल भाषा में समझा दिया। आगे देखते हैं, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं, तो बताइए, हो जाएगा केंद्र सरकार में, ठीक है। केंद्र सरकार में निहित है। मान लो कोई पंजाब की सरकार है और सेंटर में तो बीजेपी की है ही, मान लो केंद्र सरकार की और बीजेपी और जो पंजाब सरकार की है बन नहीं रही, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है सेंटर में, जो आदमी होता है ना सेंटर में, जिसकी सरकार होती है उसकी, ठीक है। वही बात है कि यहाँ भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, ठीक है। तो केंद्र जो कानून बनाएगी पंजाब में वही चलेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे यथार्थ विषय पर जो संघ राज्य समवर्ती क्षेत्र में शामिल नहीं है, विधि बनाने किसके शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी, ठीक है। और यहाँ देखिए, भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को निहित हैं, ठीक है। और ये पूछ ले कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद होगा 248, ठीक है। आगे चलते हैं, संसदीय प्रकार, ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार, ठीक है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, ठीक है। तो कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। संसदीय जो सरकार होती है तो उसमें बराबर वालों में से पहला सदस्य कौन होता है या पहला व्यक्ति कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। ऐसे समझ लो। आगे चलते हैं, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो बताइए, ये हो जाएगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपनी कुर्सी पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए 15वां नंबर, किसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य का गठित हुआ था, ठीक है। तो बताइए, ये हो जाएगा शाह आयोग, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आयोग बनाया गया था जिसमें पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य अलग अलग हुए थे या गठित हुए थे, तो ये था शाह आयोग, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसे याद रख लेना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। कई बार ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। गुजरात का हुआ था, ठीक है, गुजरात का हुआ था 1960 में, और 1960, ठीक है। और नागालैंड का हुआ था 1963 में, ठीक है। हरियाणा का 1966 में, और सबसे पहला राज्य अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, ठीक है, भाषाई आधार पर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिक्किम बना था 1975 में, ठीक है, 1975 याद रखेंगे। गोवा बना था, बताइए कब बना था, गोवा बना था 1961 में, ठीक है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो रिसेंट है, ठीक है, ये 1987 में बना था अरुणाचल प्रदेश। कई बार मिलान करने के लिए पूछा है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आगे देखिए, सरकारी आयोग के गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य के जो संबंध हैं इसके लिए गठन किया गया था।
राज्य क्या कहते हैं सरकारी आयोग का, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य के संबंधों को विचार हेतु किया गया था, जिसे 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक फ्रेंड्स। अब ये पूछ रहे सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1983 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1987 में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, तो बताइए वो कौन था, तो वो थे बीबी गिरी, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता, तो बताइए इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड, यहाँ देखिए अनुच्छेद 75A के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक फ्रेंड्स। और कब होती है, जब लोकसभा का चुनाव वगैरह होता है, जो उसमें बहुमत प्राप्त, जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा तो वही प्रधानमंत्री नामित होगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ से बता देता हूँ, यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि वह उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना होगा, ठीक फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया, जो लोकसभा के चुनाव वगैरह होते हैं उनमें जिसको बहुमत प्राप्त होगा, जिसको पार्टी के को, ठीक फ्रेंड, उसी का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित 19वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है, तो बताइए ये हो जाएगा निगम कर, ठीक फ्रेंड्स। निगम कर पूरा ये सब कुछ, निगम कर पर जो भी कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है, ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक फ्रेंड्स, ये भारत की संचित निधि पर व्यय नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन कई बार ये व्याख्या पढ़ लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, कई बार यहाँ से सीधा फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जो भारतीय संचित निधि पर व्यय है, जैसे कि राज्य का, मान लो किसी राज्य का हाई कोर्ट है, तो उसका हाई कोर्ट का जज, ठीक फ्रेंड, जब तक वो अपना जजगिरी कर रहा है, मतलब अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक फ्रेंड, तो अब देखिए जो जज वगैरह ड्यूटी कर रहा है ना राज्य के हाई कोर्ट में, जब तक वो ड्यूटी कर रहा है तो उसकी सैलरी जाएगी राज्य की संचित निधि से, ठीक फ्रेंड, समझ लेना, मैं सिंपल वे भाषा में समझा रहा हूँ। जब तक वो ड्यूटी पर कर रहा है अपनी, तो जज की जो सैलरी जाएगी वो राज्य की संचित निधि से जाएगी, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा ना, तब उसकी पेंशन, ठीक फ्रेंड, जब वो पेंशन जाएगी उसकी, तो हो जाएगी भारत सरकार की जो संचित निधि है ना सेंटर की, वहाँ से देनी पड़ेगी उसको सैलरी, और ऐसा ही होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो आप देख लीजिए, यहाँ से पढ़ भी लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, संचित निधि भारित व्यय है, ठीक फ्रेंड, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, ठीक फ्रेंड, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, ठीक फ्रेंड्स, ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, ठीक फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, फेडरल न्यायालय न्यायाधीशों की पेंशन, ठीक फ्रेंड, जैसे मैं बताया ना, ये न्यायालय वगैरह के जो वकील जो होते हैं ना, ये जज वगैरह, इनकी पेंशन वगैरह जाती है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, जो नियंत्रण मालिका परीक्षा के वेतन भत्ते, पेंशन, ठीक फ्रेंड्स, तो इन सब के आप नाम याद रख लेना, कौन कौन से संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बट जो मैंने बताया ना, राज्य का जो जज होता है, इससे कई बार क्वेश्चन बना है, ये सैलरी तो लेगा गवर्नमेंट सरकार, क्या कहते हैं, राज्य सरकार से, लेकिन जब ये रिटायर हो जाएगा तो इसकी पेंशन देगी गवर्नमेंट सरकार, ठीक फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इतना याद रख लेना, कई बार यहीं से पूछा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, 21 नंबर, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन भत्ते, ठीक फ्रेंड, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और पेंशन भत्ते हैं वो प्रभावित होते हैं, तो अभी मैंने यही क्वेश्चन बताया ना कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसका पेंशन भारित होगी भारत की संचित निधि में, ठीक फ्रेंड। देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया, ये क्वेश्चन कई बार UPPCS वगैरह में पूछ लेता है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जो उसकी पेंशन वगैरह जाएगी रिटायरमेंट के बाद, तो वो केंद्र सरकार देगी भारत की संचित निधि से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो बताइए ये हो जाएगा सभी राज्यों के मंत्री, ठीक फ्रेंड्स, सभी राज्यों के मंत्री शामिल होते हैं इसमें। और कई बार ये पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1992 में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, तो ये 23 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारी मंत्रिपरिषद खत्म होगी, अब हम आगे देखेंगे न्यायपालिका, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जो जज वगैरह होते हैं, जो हाई कोर्ट वगैरह, वो उनको देखेंगे आगे, ठीक फ्रेंड्स।
ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पहला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये उस टाइम के होंगे जब ये बुक वगैरह छपी थी। ठीक फ्रेंड्स, तो उस टाइम ऑप्शन नंबर बी बताया गया है, हमोय स्वामी कापड़िया। ठीक फ्रेंड्स, अगर करंट की बात बताऊं, जो करंट में भारत के CJI हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है रमणा। ठीक फ्रेंड्स, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं RV रमणा, याद रखना RV रमन, या फिर कई जगह ये रमणा भी लिखा मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, ये 2010 की बात बताई, ये उस टाइम थे न्यायाधीश। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आप भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, इसको ही भूल जाना जो मैंने बताया ना, जो करंट का है, करंट का आप याद रखना RV रमन या फिर RV रमणा, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे चलिए, निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों में संबोधित किया था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा न्यायाधीश जज था जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष वगैरह भी रहा होगा, फिर बाद में मतलब जज बन गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, KS हेगड़े। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इनकी व्याख्या, जो ये थे ना KS, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, जो ये थे ना KS हेगड़े, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों पदों पर आसीन हुए थे या फिर अपॉइंट हुए थे। तो देखिए 1967 से 73 तक ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे। ठीक फ्रेंड्स, और 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, इस बुक की एक खास बात है कि बिल्कुल जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने डीप में, वहाँ तक इन्होंने कवर किया हुआ है, और व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने पहले घटना चक्र की बुक करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला कौन थी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फातिमा बीबी। ठीक फ्रेंड्स, और ये कब आसीन हुई थी? तो 1987। बस इतना याद रखना, ये 1987 में बनी थी। आगे चलिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, वही है फातिमा बीबी। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, घुमा के पूछा है क्वेश्चन। 5वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भारत के किसी भी राज्य के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, उच्च न्यायालय की। ठीक फ्रेंड्स, तो उच्च न्यायालय की हो जाएगी लीला सेठ। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऊपर क्या पूछा था? ऊपर पूछा था उच्चतम न्यायालय। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ पूछा है राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है ना, हाई कोर्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो वो थी लीला सेठ। ठीक फ्रेंड्स, डिफरेंस समझेंगे। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, और लीला सेठ कब बनी थी? तो ये बनी थी 1991 में, और फातिमा बीबी कब बनी थी? 1987 में। ठीक फ्रेंड्स, इनकी डेट वगैरह याद रख लेना। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किसी न्यायाधीश को एक उच्चतम न्यायालय से दूसरे उच्चतम न्यायालय मतलब ट्रांसफ़र करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय को जो ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो वो अनुच्छेद 222 के तहत कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2003 के फैसले में निम्नलिखित में से किस आधार पर यह माना कि HPCL तथा BPL का निजीकरण नहीं किया जा सकता? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, डी को ही देखते हैं सीधा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। इसका उन संविधियों से विरोध है जिसके आधार पर HPCL और BPL द्वारा बनाई गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने कहा था 2003 में। ठीक फ्रेंड्स, इनका उन संविधियों से विरोध है जिसके आधार पर HPCL और BPL बनाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों। ठीक फ्रेंड्स, ज्यादतियों की जांच कैसे की जा सकती है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। संसद और विधानसभाओं की जो विधियां होती हैं तो उनकी जांच कैसे की जा सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, न्यायिक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, न्यायिक प्रस्ताव के द्वारा। आगे देखिए, भारत के 2 राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय है, तो किसका है? ये हरियाणा और पंजाब का। ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ में है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरा और याद रख लेना। ठीक फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा भी है, यहाँ से देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा और पंजाब का संघीय न्यायालय चंडीगढ़ में है। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, दमन, नागर हवेली। ठीक फ्रेंड्स, दमन और दीव के लिए मुंबई उच्च न्यायालय है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि महाराष्ट्र का, गोवा का, दादर और नगर हवेली का, और दमन और दीव का, इनका मुख्य न्यायालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक फ्रेंड्स,
ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए इन सब का मुख्य न्यायालय है मुंबई में, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का है गुवाहाटी में, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। बट यहाँ से क्वेश्चन गलत कराने के लिए वो नागालैंड जरूर रखता है ऑप्शन में, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछता है गुवाहाटी में किन राज्यों का मुख्यालय है, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लीजिए मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक फ्रेंड्स, और असम, ठीक फ्रेंड्स। इन 4 राज्यों का है। नहीं एक सेकंड रुको, ठीक फ्रेंड्स। इनका देखिए यहाँ से बताना चाह रहा हूँ मैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक फ्रेंड्स। तो इनका मुख्य न्यायालय है कहाँ पर, गुवाहाटी में, ठीक फ्रेंड्स। और वो गलत कराने के लिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या कहते हैं, एक ऑप्शन जरूर रखता है, ठीक फ्रेंड्स। तो वो ऑप्शन रखता है यहाँ पर इन 4 राज्यों के अलावा, ठीक फ्रेंड्स। पहले तो इन 4 राज्यों के नाम याद रख लेना जिनका मुख्य न्यायालय, जिसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में, ठीक फ्रेंड्स। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक फ्रेंड्स। और वो इस नागालैंड की जगह नाम रखता है ऑप्शन में मेघालय, ठीक फ्रेंड्स। तो मेघालय नहीं है, इतना याद रख लेना, गुवाहाटी में, ठीक फ्रेंड्स। मेघालय शामिल नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। अगला देखिए यहाँ पूछा है 10वां किन राज्यों में साझा न्यायालय है, ठीक फ्रेंड्स। मतलब एक से ज़्यादा। तो अभी हमने पढ़ा है ना, महाराष्ट्र और गोवा का मुंबई में है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में है, जबकि उच्च न्यायालय की खंडपीठें ग्वालियर और इंदौर में भी हैं। आगे देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु, ठीक फ्रेंड्स, सेवानिवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये 124 के तहत बताया गया है, इनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, ठीक फ्रेंड्स। आयु पद से हटाने के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए 65 वर्ष, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 14वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। पदाधिकारी की बात हुई है ना, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर बात हुई है पदाधिकारी की, ठीक फ्रेंड्स। जो सरकारी पदाधिकारी, जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो उसके खिलाफ जारी होती है परमादेश, ठीक फ्रेंड्स। जो मैंने जब पिछली वीडियो पढ़ाई थी आपको, शायद दूसरा पता नहीं तीसरा चैप्टर था, तो उसमें कोई मतलब एसडीएम का एग्जाम्पल देकर समझाया था कि कोई एसडीएम अपना कार्य मतलब अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, मतलब उसके ड्यूटी के दौरान सारे काम रुके पड़े हैं, फाइल वगैरह पेंडिंग पड़ी हैं, तो अधिकारियों के खिलाफ परमादेश की रेट जारी होती है। मतलब जो उच्च न्यायालय का जो जज होता है वो रेट निकालता है, और इस परमादेश का मतलब कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, बी कमांड, ठीक फ्रेंड्स, कि अपनी ड्यूटी आराम से करो सही से। इसका मतलब होता है परमादेश यानी कि बी कमांड, हम आदेश देते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेट है जो, यहाँ तो पूछा है उच्च न्यायालय के, यहाँ पूछा है अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों के लिए जारी की जा सकती है, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेट है जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो उत्प्रेषण लिखा हुआ है, तो ये कोर्ट जो मतलब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रेट है जो मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के खिलाफ जारी करता है। तो हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ, मतलब मान लो कोई पंजाब का हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में है, ठीक है, और दिल्ली में अपना सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और यहाँ चंडीगढ़ में है, पंजाब और हरियाणा का मिक्स है ना ये, तो मतलब ये जो पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, इसका जज मतलब कोई केस सोल्व भी नहीं कर पा रहा है, फाइलों का ढेर लगा पड़ा है। तो जो दिल्ली में बैठा ये जज है ना, CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये जो हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी रेट निकाल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेट है जो उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है, तो वो है उत्प्रेषण, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता डिटेल में, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। याद यहाँ देखिए, उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32, 33 और 228 संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, ठीक है। समझ रहे होंगे कि वीडियो और कहानी कहाँ चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान का व्याख्याकर्ता कौन है, तो ये है न्यायपालिका, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो देख लीजिए क्वेश्चन वही घुमा के पूछा है, आंसर वही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए नियमों का पालन कराना किसका कार्य है, तो ये हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक फ्रेंड्स, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है, तो ये कार्यपालिका का है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, तो अभी बताया ना कैसे दिए जाते हैं, ये भारत की संचित निधि से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता घुमा फिरा के, तो याद रख लेना। आगे देखिए 20वां नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए इनमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में उसने प्रैक्टिस की हो, एक प्रतिष्ठित प्रतिविधि वेत्ता होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब कहा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो उसकी आयु कोई डिफाइन नहीं की गई। ठीक फ्रेंड्स, उसे 10 साल मतलब एडवोकेट का मतलब भाषण देने का या एडवोकेट के रूप में उसने काम किया हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और वह एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, और ऐसा कहा गया है कहाँ पर, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 124 के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, बट इसको अब करेक्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब ये पहले जब ये बुक छपी होगी तो उस टाइम थे। ठीक फ्रेंड्स, बट अब इसे करेक्ट करेंगे, अब हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब 33 + 1 है। ठीक फ्रेंड्स, 33 तो अन्य जज होंगे और जो एक मुख्य न्यायाधीश होगा अपने पूरे देश का। ठीक फ्रेंड्स, और उसका नाम है NV रमन। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, बट ये उस टाइम की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, उस टाइम कोर्ट वगैरह कम थे, तो अब ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, जो मैंने बताया ना 34। ठीक फ्रेंड्स, 33 तो अन्य न्यायाधीश होंगे और एक पूरे देश का एक होगा जिसका नाम है NV रमना। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेंगे। यहाँ देखिए कुल तो 31 हो गई है, बट अब 31 की जगह अब 34 हो गए। ठीक फ्रेंड्स, 34 याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, करंट से अपडेट कराया मैंने आपको। आगे चलते 22 नंबर, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ वकालत करने की मनाही है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब आप एक बार रिटायर हो गए, मतलब आप जज थे तो आप रिटायर हो गए ना उच्चतम न्यायालय के मतलब जज के पद से रिटायर हो गए ना, तो आप घर बैठ के आराम करो, इतना पैसा दिया जाता है आपको। ठीक फ्रेंड्स, कि मतलब पूरे भारत का न्यायाधीश होने के बाद भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा मतलब रिटायरमेंट होने के बाद आपको काम कहीं नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए भारत के किसी भी न्यायालय में मतलब ना तो वो काम धंधा कर सकता ना कुछ नहीं कर सकता, आप सिर्फ घर बैठ के खाइए, आपने बहुत सेवा की है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। ठीक फ्रेंड्स, और ऐसा कहा गया है 224 के भाग 7 में। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। ठीक फ्रेंड्स, जब मान लो 65 वर्ष की आयु पे तो वो रिटायर ही होगा, तो बेचारा 65 वर्ष तो वो बथेरी सेवा कर ली उसने। ठीक फ्रेंड्स, बहुत सारा योगदान दिया है देश की सेवा में, तो उसे काम करने की ज़रूरत क्या है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, तो ऐसा तो हटा सकता है विशेष बहुमत पारित करके संसद पारित पर राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। ठीक फ्रेंड्स, क्यों, उस समय उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ये कहा गया कि उच्च न्यायालय को जो वकील वगैरह होते हैं ना, उच्च न्यायालय के वकील, ठीक फ्रेंड्स, जो वकील होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद कौन से मतलब उसमें न्यायालय में या कोर्ट में मतलब काम नहीं कर सकते, तो उस न्यायालय में काम नहीं कर सकते जहाँ से वो रिटायर हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। ऊपर बात हुई थी उच्चतम न्यायालय के जज की, तो जज तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये वकील प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है, लेकिन वहाँ नहीं कर सकता। मान लो आप दिल्ली से रिटायर हुए तो आप दिल्ली के कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह या काम नहीं करोगे, बाकी कहीं कर सकते हो, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है वो पूरे देश में कहीं नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसके लिए मनाही है। आगे चलेंगे। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, कानूनों का न्यायीकरण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 26वां नंबर। ठीक फ्रेंड्स, 26वां क्या कहता है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, इनको कहते हैं निर्णय विधि। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद
असंवैधानिक है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने ये घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, तो ऐसा कहा था केरल वालों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 28वां नंबर, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए वैसा कौन सा मामला था। ये था गोलकनाथ मामला, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका याद रख लेना, कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला कौन से सन से है, तो 1967। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेंगे, यूपीपीसी में कई बार मैच करने के लिए पूछ लेता है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए। ये करता है राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय यानी कि जो राज्य के वो जो उच्च न्यायालय होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 30वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। ठीक फ्रेंड्स, मान लो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो उसमें अगर किसी को डाउट हो या लड़ाई झगड़ा हो जाए कि गड़बड़ हुई है चुनाव में, तो उनकी चुनाव का जो भी केस वगैरह हुआ वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक फ्रेंड्स, वही बात पूछी है। आगे चलिए। और ऐसा कहा गया है कि इसमें अनुच्छेद 71 में। ठीक फ्रेंड्स, ये 71 जितने आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल की प्ले लिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो ये पहला चैप्टर जब हमने पढ़ाया था ना कि आपके मूल अधिकारों का संरक्षण वगैरह या हनन हो, तो आप 32 के तहत, ठीक फ्रेंड, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और 226 के तहत उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हो, राज्य के हाई कोर्ट में। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे। ये देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की अपील, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंडित किया हो। ठीक फ्रेंड, तो बताइए ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, एक सेकेंड इसका दो। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंडित किया हुआ हो। ठीक फ्रेंड्स, मतलब आपको राज्य के हाई कोर्ट ने कोई सज़ा सुना दी है, मतलब 7-8 साल की, तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो कब की जा सकती है, ये देखिए नीचे, यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, पहले तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कोई आंसर नहीं है, आप याद रख लो। यहाँ चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक फ्रेंड्स, CRPC धारा के 374 के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्षों से अधिक दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो जो आपको कोई 7-8 साल की सज़ा होगी, तो आप सीधा जो राज्य के उच्च न्यायालय ने कोई सज़ा वगैरह सुना दी, तो आप हाई कोर्ट में अपील नहीं, क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हो। कब, कितने अनुच्छेद के तहत, तो ये है 374 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, 7 साल से अधिक है इसका आंसर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 33वां नंबर देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में ये समझिए, ये क्वेश्चन इतनी राम कथा लिख रखी है ना, इसको भूल जाओ। इसमें ये पूछने की कोशिश की गई है, मतलब जो उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह है ना, जो जज वगैरह हैं, उनको अपने मतलब रिटायरमेंट से पहले, या उनका कार्यकाल होता है ना 5 साल, तो उस 5 साल से पहले कैसे हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये देखिए, संसद द्वारा दोनों सदनों में सिफारिशों पर राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड्स, और ये पूछ ले राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रख लेना। और इनको राज्य के न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, इनको भी मतलब संसद में, जो संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, इनमें बहुमत पारित करके, ठीक फ्रेंड्स, प्रस्ताव लाकर इनमें पारित करा के, तो संसद की सिफारिशों पर राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यही बताया गया। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय। ठीक फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद पर तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसे सिद्ध कदाचार अथवा समर्था के आधार पर हटाने के लिए कोई सदन में समस्त सदस्य संख्या में बहुमत और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक फ्रेंड्स, कि 2/3 समर्थित समावेदन
संसद के प्रति सदन में उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखें। ठीक है ना, वही बात है कि इसके महाभियोग वगैरह जो प्रस्ताव वगैरह पारित किया जाता है, और प्रस्ताव कितना पारित होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से। ठीक है, तब इसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण ठीक है कार्य का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का कार्य का मतलब समझ लीजिए, मान लो कोर्ट है, कोर्ट के जज ने ये कह दिया है कि मान लो कोई मतलब गलत डिसीजन दे दिया। ठीक है, पहले तो गलत डिसीजन दे दिया, तो अपने डिसीजन को बदलने के लिए, मतलब अपनी बात को पलटने के लिए पुनर्निरीक्षण होता है। ठीक है, तो वही बात बताई गई है। यहाँ देखिए पुनर्निरीक्षण की बात की है, तो ऑप्शन नंबर सी कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ठीक है, कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना पुनर्निरीक्षण कहलाता है। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 137 में बताया गया है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि जो पुनर्निरीक्षण है मतलब अपने न्याय को बदलने की या पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है USA से, अमेरिका से। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले ही। 35 नंबर देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो बताइए क्या प्राप्त है। मूल अपीलीय परामर्शी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, देख लो इसको क्या क्या प्राप्त है। मूल अपीलीय परामर्शी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ देख लिए, इसको देखिए। ठीक है, 143। ठीक है, इसको जब मैंने पहला चैप्टर कराया था ना, तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो उपराष्ट्रपति हैं, नहीं उपराष्ट्रपति नहीं, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, मान लो उनको कोई केस समझ नहीं आ रहा, मतलब उस केस के ऊपर कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोई सुझाव नहीं आ रहा, मतलब कोई दिमाग में उनके खुरापाती आइडिया नहीं आ रहा, तो वो 143 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का जज है उससे कुछ आइडिया वगैरह मांगते हैं। ठीक है, वही बात बताई गई, तो इसको याद रख लेना 143। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए ये बताया गया ना कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय का जो जज होता है, तो उसका मूल क्षेत्र अनुच्छेद जो मूल क्षेत्र है ना, तो उसका अनुच्छेद क्या कहते हैं 131 में बताया गया है। अपीलीय का क्षेत्र है तो 132 में। परामर्शी क्षेत्र। ठीक है, मतलब जो परामर्शी मतलब कोई आइडिया मांगने का क्षेत्र, तो वो 143 में बताया गया, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए 323A के तहत। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 301 के तहत अधिकरण संबंधी उपबंध, इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 38वां नंबर, ये देखिए मिलान करने वाला आ गया है। ठीक है, अभी हमने किया था ना, तो यहाँ बताइए मिलान कीजिए। ठीक है, सीधा मैं आपको व्याख्या पे ले चलता हूँ इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, बट आप सीधी व्याख्या देखिए। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। जो पंडिचेरी है, जो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय ठीक है के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप, केरल, दमन द्वीप, ये मुंबई के अंडर आते हैं। ठीक है, अभी ऊपर देख के आए हैं ना। ठीक है, इनका याद रख लेना सीधा। बाकी आपका मिलान रह गया, मिलान करवा देते हैं। अभी देखिए पंडिचेरी पड़ा है ना, तो पंडिचेरी हो जाएगा मद्रास से। अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार कलकत्ता के पास पड़ता है। लक्षद्वीप, ठीक है, तो लक्षद्वीप बताइए कहाँ पड़ता है, तो लक्षद्वीप पड़ता है केरल की तरफ। ठीक है, और ये दमन द्वीप मुंबई। ठीक है, समझ गए होंगे, व्याख्या भी दिखा दी। अब चलते हैं 39 नंबर पर। ठीक है, देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जिले की बात हो रही है और कैसे नियुक्ति होती है, तो आर्टिकल 233 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या कहते हैं जो न्यायपालिका ख़त्म होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा संवैधानिक पदाधिकारी। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत के निरंतर एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो रही है कैग की बात। ठीक है, CAG
यानी कि भारत का कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक फ्रेंड्स। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक फ्रेंड्स। और इसकी नियुक्ति होती है, बताइए कितने साल के लिए, बता दीजिए फ्रेंड्स। ये होती है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। आगे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक का कार्य करता है, तो बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य सरकार के लिए, ठीक फ्रेंड्स। ये अभी मैंने बताया था ना कि जो ये CAG होता है, ये जो केंद्र और सरकार के बीच कितना कितना पैसा बटेगा, ठीक फ्रेंड्स, वो निर्धारित करता है ये, ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लिए जिम्मेदार है, ठीक फ्रेंड्स। तो अभी बताया ना, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक फ्रेंड्स। ये 148 याद रखना, अनुच्छेद इसमें कहा गया, ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अभी मैंने बताया ना ये किसके, ठीक फ्रेंड, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी है, तो अभी बताया ना 6 साल या 65 वर्ष, ठीक फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 साल का इसका कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु पर ये भी रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल तो ये 6 वर्ष का है, ठीक फ्रेंड्स। अभी बता दिया। निम्नलिखित में से कौन स्थायी संस्था नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। तो कौन सी स्थायी संस्था नहीं है, परिवार, ठीक फ्रेंड्स। परिवार कोई स्थायी संस्था नहीं है। बाकी आपने पढ़ाई होगा, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस और UNO, ये सारे स्थायी संस्थाएँ, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो अभी पढ़ के आए ना, राष्ट्रपति, ठीक फ्रेंड्स। और वित्त आयोग को कहाँ पर अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है और ये 1951 में गठित हुआ था पहली बार। और ये पूछ ले थोड़ा डीप में जाके कि पहले वित्त आयोग कौन थे, तो बताइए, ये थे KC नियोगी, ठीक है। हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा होगा ये KC नियोगी, ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये देखिए अभी पढ़ा है ना, 1951, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, ये की जाती है 5 साल के लिए। ये वित्त आयोग की बात हो रही है, ठीक फ्रेंड्स, ना कि कैग की होती है, अभी बताया ना 6 साल की, बट यहाँ हो रही है वित्त आयोग की, ठीक फ्रेंड्स। वित्त आयोग का गठन दिया है 280 में। वित्त आयोग क्या है, तो ये बताइए, ऑप्शन नंबर डी, पंचवर्षीय निकाय है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, वित्त आयोग, ठीक फ्रेंड्स। वित्त आयोग या फिर इंग्लिश में बोलिए फाइनेंशियल कमीशन, ठीक फ्रेंड्स, के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 12वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन प्राधिकारी है, निम्नलिखित में से वह कौन प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि राज्यों और राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग, ठीक है। आगे चलते हैं, केंद्र, ठीक है। 13वां नंबर देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान देती है, तो बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के, ठीक है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाएं एक लक्षण समान होती हैं, तो क्या है, तो बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ये सारी संविधानिक संस्थाएं, ठीक है। देख लीजिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन दिया गया आर्टिकल 124 में, ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं। और निर्वाचन आयोग का वर्णन दिया गया 324 में, और जो UPSC है वो 315 में। ये देखिए, ठीक है, UPSC के बारे में बताया गया 315 में। और जो ये कैग अभी पढ़ के आए हैं, निरंतर महालेखा, तो ये 148 में, ठीक है। ये सब मैंने आपको करा दिया है। आगे देखिए, 15वां नंबर, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल सेवाधिकारी कौन होता है, तो होता है मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है। आगे देखिए, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, ठीक है। और कैसे करता है, तो ये अनुच्छेद इसका याद रखना, हज़ारों बार पूछा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये आर्टिकल 76 में, ठीक है, न्यायवादी की डेफिनेशन वगैरह दी गई है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत के महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, तो कहीं भी, ठीक है, भारत के किसी भी न्यायालय में,
फ्रेंड्स किसी भी न्यायालय में कर सकता है सुनवाई वगैरह, बट ये वोट नहीं डालता, इतनी बात याद रखना। फ्रेंड्स आगे देखिए, अगर अगर लिखित में ऐसे वह कौन व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये सिंपल भाषा में समझिए, ये पूछा जा रहा है वह कौन सा आदमी है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो संसद में अपना भाषण वगैरह दे सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता, तो वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल, मान लो सिंपल भाषा में समझा दूँ, जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक फ्रेंड, ये आर्टिकल 76 में दिया हुआ है और ये वोट नहीं डालता कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये 88 के तहत। ठीक फ्रेंड, 88 के तहत इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, उन 76 जो ये है ना, क्या कहते हैं 76, इसके तहत इसके सब कुछ बताया गया है आर्टिकल नंबर 76 में, अनुच्छेद में। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, ये होता कौन है। मान लो कोई पंजाब की सरकार है, ठीक फ्रेंड्स, और केंद्र में मोदी की सरकार है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की और पंजाब सरकार की आपस में बन रही है। ठीक फ्रेंड्स, कोई केस वगैरह चल रहा है, तो जो भारत की तरफ से जाएगा ना, इंडिया, ठीक फ्रेंड्स, इंडिया की तरफ से जो जाएगा मोदी सरकार का वकील बनकर, ठीक फ्रेंड्स, काला कोट पहनकर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये ही जाता है भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे इतनी बात। मान लो पंजाब सरकार ने कोई केस कर रखा है हाई कोर्ट में, ठीक फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो भारत की सरकार की तरफ से, मोदी की सरकार की तरफ से जो काला कोट पहनकर वकील जाएगा, तो यही होता है वो। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए, यहाँ बात बताई गई अटॉर्नी जनरल, ठीक फ्रेंड्स, ऑफ इंडिया, इसका 76 में प्रावधान दिया गया है। 88, इस 88 को याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 88 के तहत मतदान करने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये हज़ारों बार यूपीपीसीएस में पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, कि वो किसके तहत वोट नहीं डालता, तो 88 के तहत उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते होंगे, समझ गए होंगे, एक एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, भारत का महान्यायवादी। आगे देखिए, भारत में महान्यायवादी करता हूँ यानी कि सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो ये बताइए। ठीक फ्रेंड्स, इसे भूल जाइए, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, इन सब की अलग से वीडियो बनाऊंगा, करंट में कौन क्या है। ठीक फ्रेंड्स, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखो। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन है ना, इन सब की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि वर्तमान में कौन क्या है, कौन से पद पर नियुक्त है। ठीक फ्रेंड्स, ये इनकी अलग से वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। यहाँ पूछा गया कि कौन सा संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे समझ लो कि संविधान में किसका उपबंध है। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल के तहत बनाया गया है, तो वित्त आयोग बनाया गया है, लोक सेवा आयोग बनाया गया है, चुनाव आयोग है, लेकिन ये योजना आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या योजना आयोग संवैधानिक निकाय है? नहीं। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेना। आगे देखिए, भारत का योजना आयोग, ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया है, एक असंवैधानिक निकाय है। ठीक फ्रेंड्स, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आज भी। ठीक फ्रेंड्स, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये असंवैधानिक है। ठीक फ्रेंड्स, योजना आयोग का गठन 52। ठीक फ्रेंड्स, योजना आयोग है ना, तो इसका गठन 1952 में हुआ था, बट अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया है, ये 2015 से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानोत्तर और असंवैधानिक है, तो बताइए। ये वही क्वेश्चन है बट घुमा के पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, सविनाथ क्या बोल रहे हैं, सविनाथ, एक सेकेंड। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कि कौन सा संविधानेतर नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यह असंवैधानिक है, तो इसी का याद रख लेना। ठीक फ्रेंड्स, इसको भूल जाइए। ये यहाँ पूछा कि कौन सा आयोग मतलब असंवैधानिक है, तो ये योजना आयोग। ठीक फ्रेंड्स, ये अजीब ही वर्ड है, इसको तो लेने में मेरे जीभ में छाले पड़ जाएंगे। आगे चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य। ठीक है, ये यूपीएससी की बात हो रही है, तो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय जांच करती है और फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए,
ये पूछा जा रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाता है राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए, अधिकारी वर्ग करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कोई नई अखिल भारतीय सेवा प्रकार शुरू की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी 312 के तहत। ठीक फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ये पूछा कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कैसे किया जा सकता है या शुरू कैसे की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था या गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो फर्नहॉम। ठीक फ्रेंड्स, फर्नहॉम की अध्यक्षता में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस बार्कर थे। फ्रेंड्स, 1926 में इसका गठन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की थी ली ऑफ फर्नहॉम ने, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर ऑफ बार्कर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाएं कर्मिक का डैश चयन करता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं कार्मिकों का क्या होता है, चयन होता है ना। ठीक फ्रेंड्स, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य वगैरह होते हैं तो उनका चयन होता है ना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 34वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विदेश यात्रा, ये कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये तीनों हैं। लेकिन यहाँ पूछा कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय विदेशी सेवा तो कोई ये सेवा नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो आज की। ठीक फ्रेंड्स, बहुत हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जब अगला पार्ट आएगा, यानी कि ये पार्ट नंबर 5 में हमने 90+ क्वेश्चन देख लिए, लेकिन जो पार्ट नंबर 6 आएगा उसमें हम देखेंगे निर्वाचन आयोग को। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको तैयारी करनी है A1 क्वालिटी की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जाना, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड करा रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।